how pure methods are different from impure methods. Pure methods impure methods से कैसे अलग है? Hello everyone, welcome to Programming Perception. I am Amit Kumar and this is our 12th tutorial of our video series BlueJ for 10th. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि प्योर मेथड्स इम्प्योर मेथड से अलग कैसे है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे हिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने जा रहे हैं कि प्योर मेथड्स इम्प्योर मेथड से किस तरह से अलग है। साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ ऐसी धारणा जो लोगों ने सच मान ली है प्योर और इम्प्योर मेथड्स के बारे में, और बच्चे कई बार उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्योर और इम्प्योर मेथड्स क्या है। कोई भी ऐसे मेथड्स को हम प्योर मेथड्स कहेंगे जिसके साथ ये दो केसेस ट्रू हो रहे हैं, और वो दो केसेस क्या है? इट्स रिटर्न वैल्यू इज सेम फॉर द सेम आर्ग्यूमेंट एंड इट्स इवैल्यूएशन हैज नो साइड इफेक्ट्स। पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर हम बार बार एक ही आर्ग्यूमेंट पास करें उस मेथड में और हर बार उसी वैल्यू के लिए मेथड की रिटर्निंग वैल्यू हमेशा सेम हो तो वो मेथड एक प्योर मेथड है। दूसरी बात ये कह रही है कि उसके इवैल्यूएशन के दौरान कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब जब हम उस मेथड को कॉल करें और एक वैल्यू पास करें तो सेम वैल्यू के लिए रिटर्निंग वैल्यू हमेशा सेम होगी। अब आप बोलेंगे कि किसी भी मेथड में तो यही होता है, सेम वैल्यू के लिए रिटर्निंग वैल्यू हमेशा सेम होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको याद हो रैंडम मेथड मैथ क्लास का, आप उसको हर बार कॉल कीजिए और हर बार एक अलग वैल्यू देगा, राइट? तो खैर हम इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि कैसे एक मेथड सेम वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू दे सकता है, और दूसरी बात मेथड की इवैल्यूएशन के दौरान किस तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूँ, और ये मेथड प्योर मेथड का एग्जाम्पल है, और इसी में मैं एक छोटा सा चेंज करूँगा और ये इम्प्योर में चेंज हो जाएगा। मेथड है INT सैम्पल INT-X, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ x प्लस x। ये जो मेथड है ये एक प्योर मेथड है, क्योंकि अगर मैं इसमें वैल्यू डालूँ 10 तो डेफिनेटली आउटपुट आएगा 20। अगर मैं वैल्यू डालूँ 100 तो आउटपुट आएगा 200, और मैं इस मेथड को जितनी बार भी 10 के साथ कॉल करूंगा हर बार 20 आउटपुट आएगा, जितनी बार 100 के साथ कॉल करूंगा हर बार 200 आउटपुट आएगा। यानी x की वैल्यू जो भी रहेगी उसका ट्वाइस, उसका डबल आउटपुट आएगा इस मेथड के अंदर, और वैल्यू के हिसाब से सेम वैल्यू के लिए हमेशा रिटर्निंग वैल्यू सेम होगी। तो डेफिनेटली ये एक एग्जाम्पल है प्योर मेथड का। अब इसी के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न x प्लस वाई। मैं यहाँ पे कमेंट डाल रहा हूँ y इज एनी डेटा मेंबर। मान लेते हैं कि इस मेथड जिस क्लास में है, सैम्पल मेथड जिस क्लास में है उस क्लास में एक y नाम का डेटा मेंबर मौजूद है, और इस केस में मैंने रिटर्न x प्लस वाई किया है। अब y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा रिटर्निंग वैल्यू क्या है। मान लीजिए पहली बार मैंने सैम्पल मेथड को कॉल किया, x की वैल्यू मैंने पास की 10, मैं सैम्पल को कॉल कर रहा हूँ, वैल्यू पास कर रहा हूँ 10, और इस समय y की वैल्यू भी 10 है, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट 20 होगा। पर अगर मैं दोबारा सैंपल को कॉल करूं 10 के साथ और उस दौरान उस समय कॉल करते वक्त y की वैल्यू 2 हो तो आउटपुट आएगा 12 रादर देन 20। आप बात समझ रहे हैं? इस केस में x की वैल्यू मैं बार बार सेम पास करूं तो हो सकता है सैंपल मेथड हर बार एक नई वैल्यू रिटर्न करे। क्यों? क्योंकि जो रिटर्निंग वैल्यू होगी वो सिर्फ x नहीं, वो y पर भी डिपेंड कर रही है। ऐसा मेथड है इम्प्योर मेथड, यानी सेम पैरामीटर्स के लिए वो मेथड हर बार एक अलग वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो वैसा कोई मेथड होगा इम्प्योर मेथड।
तो प्योर मेथड कब होगा? प्योर मेथड तब होगा जब हम उसको बार बार सेम वैल्यू के साथ कॉल करें और हर बार हमको सेम रिजल्ट मिले। इम्प्योर मेथड कब होगा? जब बार बार हम सेम वैल्यू के साथ कॉल करें और हर बार हमको एक डिफरेंट रिजल्ट मिल सके या मिलने के चांसेस भी हों, तो वो मेथड एक इम्प्योर मेथड है। दूसरा केस, जो दूसरा पॉइंट था कि इसके इवैल्यूएशन में कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जावा में जो हम लोगों ने नहीं की हैं, जैसे कि फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस हैंडलिंग। तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा सैम्पल कोड लिख रहा हूँ, जिसका कुछ पार्ट हो सकता है आपको शायद समझ में ना आए। तो एक्चुअली हम कोड ही नहीं लिखेंगे, वहाँ पर मैं बस कमेंट डालूंगा। सो सपोज यहाँ देखिए int y इज इक्वल्स टू वैल्यू फ्रॉम फाइल। मैं मान ले रहा हूँ कि मैं एक फाइल है कोई मेरे पास, मैं उस फाइल से एक वैल्यू ले रहा हूँ और उस वैल्यू को y में असाइन कर रहा हूँ एंड अब रिटर्न कर रहा हूँ x प्लस वाई। अब यहाँ पर एक साइड इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जिस फाइल से मैं वैल्यू ले रहा हूँ y के अंदर, वो फाइल ही डिलीट हो जाए, राइट? तो एक तरह का एक्सेप्शन यहाँ पर आ सकता है। डेफिनेटली एक तरह का साइड इफेक्ट है ये, और इस केस में ये जो मेथड है ये एक इम्प्योर मेथड है। मतलब अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल फाइल से, डेटाबेस से, किसी नेटवर्क से डेटा को हासिल कर रहे हैं, तो उस समय हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन फेलियर हो जाए, डेटाबेस से कनेक्शन ना बन पाए या फाइल वहाँ पे मौजूद ना हो। ये सारे केसेस साइड इफेक्ट्स में काउंट होंगे। तो जब कभी भी हम एक एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मेथड में, डेफिनेटली वो एक इम्प्योर मेथड है, क्योंकि वहां पर एक तरह के साइड इफेक्ट रेज हो सकते हैं। तो ये दो केसेस हैं। अगर आपका मेथड दोनों केसेस को फॉलो कर रहा है, यानी आपके मेथड में हर बार सेम वैल्यू पास करने पर सेम रिजल्ट आता है, तो वो एक प्योर मेथड है। और इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट जनरेट नहीं हो रहा मेथड में, तो वो प्योर मेथड है। अदरवाइज वो एक इम्प्योर मेथड है। तो हमने ये देखा कि प्योर और इम्प्योर मेथड्स को कैसे पहचानेंगे और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा अगर कोई मेथड ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है, तो वो भी इम्प्योर मेथड में काउंट होगा। ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है मतलब किसी भी मेथड के अंदर डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो रही है किसी भी मेथड के अंदर, तो वो भी एक इम्प्योर मेथड काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल मेथड है, ये इसी केस में देखते हैं। मान लेते हैं ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अभी सैंपल मेथड है, x एक वैल्यू पास हुई है और y की वैल्यू ये x असाइन कर रहा है, जहां पर y डेटा मेंबर है, y इज डेटा मेंबर। सो आप देख सकते हैं कि क्लास का जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? तो कोई भी ऐसा मेथड है जो क्लास के डेटा मेंबर को चेंज कर रहा है, या आप दूसरी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है, तो वो मेथड भी एक इम्प्योर मेथड होगा। मैंने कई बार बच्चों को ये लिखते हुए देखा है कि अगर कोई मेथड रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो वो एक इम्प्योर मेथड है, और अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा तो वो प्योर मेथड है। तो रिटर्न टाइप से प्योर और इम्प्योर का कोई लेना देना नहीं है। प्योर और इम्प्योर दोनों ही मेथड वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि रिटर्न टाइप से आपके मेथड का लेना देना नहीं है। यानी ये मत सोचिएगा कि मेथड अगर वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वो प्योर है और वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो इम्प्योर है। रिटर्निंग वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। अगर रिटर्न होने वाली वैल्यू सेम पैरामीटर के लिए हमेशा सेम है तो वो प्योर है, और सेम पैरामीटर के लिए रिटर्निंग वैल्यू डिफरेंट हो सकती है या हो रही है तो वो इम्प्योर है। अगर किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स रेज हो सकते हैं मेथड में तो वो इम्प्योर है, और अगर वो ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है या क्लास के डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज कर रहा है तो वो इम्प्योर है, अदरवाइज वो मेथड प्योर है। आखिर अगला सवाल और आखिरी सवाल है कि प्योर और इम्प्योर मेथड्स जानने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी मेथड्स हम लोग डील करते हैं प्रोग्रामिंग में, ज़्यादातर रियल लाइफ के ज़्यादातर मेथड्स इम्प्योर ही होते हैं। और इम्प्योर मेथड्स की रनिंग, ड्राई रनिंग करना या उसको चेक करना, उसकी टेस्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्योर मेथड की टेस्टिंग करना उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि प्योर मेथड एक बार में देखने में आपको समझ में आ जाता है कि क्या वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपने इम्प्योर मेथड का एग्जाम्पल देखें जहाँ पे हमने रिटर्न किया था x प्लस वाई, उस केस में हम डायरेक्टली आउटपुट गेस नहीं कर सकते। अगर हम सिंपली लिखते रिटर्न x प्लस एक्स तो आउटपुट गेस करना बहुत आसान है, जो भी x वैल्यू आप पास कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा। मगर रिटर्न x प्लस वाई में आप डायरेक्टली आउटपुट गेस नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा कि एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम जिस समय आपने मेथड को कॉल किया है उस समय y की वैल्यू क्या है।
तभी आप इस मेथड का आउटपुट गेस कर सकते हैं। तो इम्प्योर मेथड्स में हमको अक्सर ड्राई रनिंग करनी पड़ती है और रियल लाइफ के मैक्सिमम मेथड्स इम्प्योर होते हैं। सो आज हम लोगों ने देखा थ्योरेटिकल पार्ट में कि प्योर और इम्प्योर मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इन्हीं के एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन में दिया हुआ है आज के, हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। और तो चलते हैं जल्दी से अपने लैपटॉप पर। ओके, तो आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों को प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड के बीच के डिफरेंस को समझना है। और इसके लिए मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे और हम लोग प्योर और इम्प्योर दोनों तरह के मेथड क्रिएट करेंगे। और इस प्रोग्राम में हम लोग ये ध्यान देंगे कि कब वो मेथड प्योर है और कब वो मेथड इम्प्योर। तो प्रोग्राम एकदम सिंपल प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम भी मैंने सिंपल ही रखा है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक मेथड बनाने जा रहे हैं, सैम्पल मेथड। इस सैम्पल मेथड में हम लोग एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे और ये सैम्पल मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करेगा। ओके, सो उसी इंटीजर वैल्यू के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पब्लिक वॉइड सैम्पल, और ये सैम्पल मेथड इंटीजर वैल्यू ले रहा है और वॉइड नहीं, ये इंटीजर रिटर्न भी करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, सैम्पल मेथड में ये जो x की वैल्यू है, इसमें एक c एक वेरिएबल है, उसमें मैंने वैल्यू डाली 10 और फिर मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ x प्लस c। ओके, सो ये सैम्पल मेथड को जब भी मैं कॉल करूँगा, मैं जो भी वैल्यू x में पास करूँगा उसमें 10 ऐड करके रिटर्निंग वैल्यू आएगी। तो इसको मैं चेक करता हूँ, चलिए सैम्पल मेथड को। और इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपाइल कर रहा हूँ एंड फिर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर मैं सैम्पल मेथड को कॉल करूँगा। तो सैम्पल मेथड को मैंने कॉल किया और इस समय वैल्यू मैं डाल रहा हूँ 10 एंड देखिए रिटर्निंग वैल्यू आ रही है 20। अब मैं इसमें जितनी बार भी इस मेथड को कॉल करूँगा और वैल्यू 10 पास करूँगा, मेरी रिटर्निंग वैल्यू 20 आएगी। मैं दूसरी वैल्यू डाला हूँ 100 और अब वैल्यू आ रही है 110। अब मैं इसको दोबारा कॉल करूँ और इस बार भी 100 डालूँ तो आंसर 110 ही आएगा। इसको मैं दोबारा कॉल करूँ और इस बार 10 डालूँ तो आंसर 20 ही आएगा। तो मैं जितनी बार भी सेम वैल्यू सेम पैरामीटर के साथ इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हर बार मुझे सेम वैल्यू रिटर्निंग मिल रही है, इसलिए फ़िलहाल ये एक प्योर मेथड है। अब इस क्लास में एक काम और करते हैं, मैं इस क्लास में एक डेटा मेंबर बना दे रहा हूँ y, ओके, एंड एक और मेथड बना दे रहा हूँ इंक्रीमेंट। सो पब्लिक वॉइड इंक्रीमेंट, ओके। और इंक्रीमेंट मेथड कर क्या रहा है, इंक्रीमेंट मेथड y में 10 ऐड कर देगा, तो y की वैल्यू में चेंज कर रहा है, यानी डेटा मेंबर में चेंज कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इंक्रीमेंट मेथड डेटा मेंबर की वैल्यू को चेंज कर रहा है, या कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है, इसलिए इंक्रीमेंट मेथड फिलहाल इम्प्योर मेथड है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पर c ऐड करने के बजाय मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ y। अब ये y क्या है, y हमारा डेटा मेंबर है। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। फाइन, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा मेंबर की वैल्यू 0 होगी, तो मैं अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं सिंपल मेथड को कॉल करता हूँ फिलहाल 10 के साथ, तो मेरा आउटपुट 10 ही आएगा। अभी मैं जितनी बार भी इसको 10 के साथ कॉल करूँ, आउटपुट 10 ही आएगा। सो आपको लग रहा होगा फिलहाल सैम्पल मेथड जो है वो प्योर है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। इसको दिखाने के लिए मैं एक बार इंक्रीमेंट को कॉल कर रहा हूँ और फिर से मैं सैम्पल को कॉल करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू 10 पास कर रहा हूँ। तो आप देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 20। ओके, मैं इंक्रीमेंट मेथड को एक बार और कॉल करता हूँ और फिर मैं सैम्पल मेथड को कॉल कर रहा हूँ और इस बार मैं फिर से वैल्यू 10 पास कर रहा हूँ और आउटपुट क्या आ रहा है, 30। यानी उसी 10 वैल्यू के लिए उसी मेथड में, सैम्पल मेथड में सेम पैरामीटर के लिए सैम्पल मेथड मुझे अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि सैम्पल मेथड के अंदर हमने एक डेटा मेंबर एक्सेस किया है। अब डेटा मेंबर की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी रिटर्निंग वैल्यू, राइट। तो सेम वैल्यू के लिए मेथड हर बार अलग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इस वजह से ये इम्प्योर है। पहला, इंक्रीमेंट मेथड इम्प्योर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो रही है। इम्प्योर मेथड का एक एग्जांपल और है, अगर इम्प्योर मेथड का एक एग्जांपल और देखना है, चलिए वो देखते हैं। इसके अंदर फिर से हम एक वैल्यू पास करेंगे, मेथड का नाम शो है और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास की a, और इस मेथड के अंदर मैं a की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यानी मेरे पास्ड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ।
तो ये भी इम्प्योर मेथड है। तो इम्प्योर मेथड का बहुत सिंपल सा तरीका है जानने का, अगर डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज हो रही है तो इम्प्योर है। अगर मेथड के अंदर सेम पैरामीटर के लिए मेथड अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो इम्प्योर है। मेथड के अंदर अगर जो पैरामीटर आपने पास किया है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो इम्प्योर है। और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा केस होता है जहां पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट इन द सेंस कोई ऐसा इफेक्ट, कोई ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है, लाइक मैं डेटाबेस से वैल्यू लेकर के मेथड में एक्सेस कर रहा हूं या फाइल से वैल्यू लेकर के एक्सेस कर रहा हूं, और ये दोनों ही तरीके अभी फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आगे आप लोग जब जावा में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप फाइल से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर सपोज यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊं c, राइट, यहाँ पे मैं y को हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ c, और c के अंदर जो वैल्यू है वो फिलहाल मैं सपोज डेटाबेस से ले रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ पे तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया c और इसके अंदर वैल्यू मैं यूज़र से ले रहा हूँ। ओके, सो अगर आप देखें तो क्योंकि यूज़र से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, यूज़र कुछ भी वैल्यू दे सकता है, राइट। सो अब ये डिपेंड करेगा कि यूज़र की एंटर्ड वैल्यू कौन सी है, इसका आउटपुट उस पर डिपेंड करेगा। तो वो तो है ही। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली यहाँ पर है, एक काम करते हैं, पहले ज़रा स्कैनर को इंपोर्ट कर लें, कि हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं और ज़रूरी नहीं है यूज़र सही वैल्यू दे, यहाँ पे एक एक्सेप्शन का केस आ सकता है। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं स्कैनर को यूज़ कर रहा हूँ, बफर रीडर को यूज़ नहीं किया मैंने। और इसको अब अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ऑब्जेक्ट बना करके, राइट क्लिक, और मैंने यूज़र से वैल्यू ली है, तो सैम्पल मैंने कॉल किया, मैंने पास की वैल्यू 10 और यहाँ पे यूज़र का स्क्रीन आया, यूज़र ने इस बार एंटर किया 2 और आउटपुट आया 12, राइट। अब इसी सैम्पल मेथड को मैं दोबारा कॉल करूँ, वैल्यू डालूँ 10 एंड यूज़र यहाँ पे इनपुट कर रहा है 2, बट इस तरीके से TWO। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, प्रोग्राम बीच में रुक गया। ये एक साइड इफेक्ट का एग्जाम्पल है, हालांकि मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है, बट साइड इफेक्ट के एग्जांपल्स होते हैं जब हम कभी बाहर से वैल्यू ले रहे हो किसी मेथड के अंदर, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो कंसोल स्क्रीन हो, चाहे वो फाइल हो, और उस दौरान इस तरह का कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो वो एक तरह का साइड इफेक्ट है। तो अगर किसी मेथड में इस तरह के साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं तो भी वो मेथड इम्प्योर है। अगर मेथड में सारे सर्कमस्टांसेस नहीं है, यानी मेथड ना ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर रहा है, ना मेथड में पास किए गए पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो रही है, ना ही मेथड सेम वैल्यू पास करने पर अलग अलग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी सेम वैल्यू पास कर रहे हैं तो सेम वैल्यू रिटर्न हो रही है, और ना ही किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट है, तो अगर ये सारी चीज़ें मेथड में नहीं है तो मेथड डेफिनेटली प्योर मेथड है। सो आई होप आप लोगों को प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड के बीच के डिफरेंसेस समझ में आए। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ हो। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों को बस इतना ही डिस्कस करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।